नमस्कार साथियों, ग्रोथ मोड एजुकेशन इस यूट्यूब मंच ग्रोथ मोड यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नया दिन, एक और नया उपाख्यान, एक और नया कानून। जैसे हमें मालूम है, यह आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, तो यह पूरी श्रृंखला जिसके तहत हम लोग अलग अलग कानूनों के अभ्यास का जो है यहाँ कार्यक्रम करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और चीज़ों को समझते हैं परीक्षा दृष्टि से एवं सामान्य समझ की दृष्टि से भी। तो ये सारी श्रृंखला हम इस आज़ादी के 75 वर्ष यानी कि अमृत महोत्सव को समर्पित करते हैं। प्लस यह पुस्तिका के ऊपर आधारित ये हमारी पूरी श्रृंखला है, पूरा प्रोग्राम है, बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड है और पूरी की पूरी पुस्तक आई मीन 12 विभागों में विभाजित है। ठीक है, जिनमें से हमने लगभग 10 विभागों को तो परिपूर्ण कर लिया है। यहाँ 11वां विभाग चल रहा है, जिसके तहत एनवायरमेंट एवं बायोडाइवर्सिटी यानी कि पर्यावरण एवं जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु जो कानून बने हैं भारत में, राइट फ्रॉम आवर इंडिपेंडेंस, उसकी यहाँ चर्चा होती है। उसका एक इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग यहाँ करने का प्रयास करते हैं। जीएस पेपर 3 के साथ ये हम मामले जुड़े हुए हैं और जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, आज का टाइटल द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इसके पहले के उपाख्यानों में हमने जैव विविधता संबंधी जो कुछ महत्वपूर्ण कानून थे उनको देखा, जिनमें जो है सबसे प्रथम हमने फॉरेस्ट एक्ट देखा, फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट देखा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ आज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के तहत अब पर्यावरण को कैसे जो अच्छा किया जा सके, पर्यावरण को कैसे उसका जो फॉर्म जो है, उसका जो स्वरूप जो है वो दिन प्रतिदिन डिप्लीट होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, उसे कैसे रोके, उससे संबंधी यह कानून है। इस कानून के दरअसल 2 उद्देश्य है। इट इज़ अ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव लॉ, जिनमें से प्रथम है कि एनवायरमेंट को जो है पोल्यूट होते रोकना, एनवायरमेंट को यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित होते हैं रोकना, और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रेजेंट एनवायरमेंट में इंप्रूवमेंट लाना, यानी कि आज का जो वातावरण है जो बिगड़ गया है ऑलरेडी, उसमें भी इंप्रूवमेंट लाना। तो यह ड्यूअल ऑब्जेक्टिव के साथ बात करता है और पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी जो है वो हमारे सामने रखता है। साथ ही सेम जो है हमारा यहाँ जो हमारा कोटिक्रम है उसके तहत ही जाएंगे, जिनमें सबसे प्रथम हमें इसके परिचय के बारे में देखना है, फिर इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर मुख्य उद्देश्यों को देखना है, फिर प्रमुख प्रावधान देखने हैं और अंततः अगर इसमें कोई संशोधन है तो वो, और उसके बाद हम इसकी आलोचना एवं इसके महत्व का अभ्यास करते हैं। शुरू करेंगे, मूल बात इंट्रोडक्शन से शुरू करनी है। 2 बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु कहता है एक्ट इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन डिजाइन टू प्रोवाइड framework for the central government coordination of the activities of various central and state authorities established under previous law। यानी कि यह एक ऐसा अम्ब्रेला कानून है, यानी कि एक बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा स्कोप है इस कानून का, और जो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पर्यावरण उसके संरक्षण संबंधी जो एक्टिविटीज है उनके लिए मार्गदर्शिका प्रदान करता है, उनके लिए एक संकलनी मैकेनिज्म जो है, जो मशीनरी है वो स्थापित करता है। सच एज वाटर एंड एयर एक्ट, जैसे वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है। जैसे मैं मालूम है कि प्रिवेंशन जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ पोल्यूशन के लिए होता है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो एयर हो। ठीक है, जो पानी में होता प्रदूषण है, जो वायु में होता प्रदूषण है, उन्हें रोकने के लिए यहाँ ऐसे कानून इस अम्ब्रेला कानून के तहत बनाए गए हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन एनवायरमेंट की। अगर बात करें एनवायरमेंट के क्षेत्र की बात करें तो Environment protection rules lays down the procedure for setting standard of emission or discharge of environmental pollutants। Yes, तो यहाँ एक रूल भी है environment protection rules, जिसके तहत ऐसी चीज़ों को, ऐसे एफ्लुएंस को, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस को, जो कि अपने आप में जो हानिकारक है पर्यावरण के लिए, उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए एक स्ट्रिक्ट मार्गदर्शिका प्रदान करता है, जिनका अनुकरण करना सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये इसके कुछ परिचय की बात है। इस तरीके से भारत में यह प्रिंसिपल लेजिस्लेशन के रूप में अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं उनको यहाँ रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था। अब बैकग्राउंड की बात करें तो इन वेक ऑफ भोपाल ट्रेजेडी, जैसा हमें मालूम है कि भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी और उसमें से गैस लीकेज हुआ था, तो लगभग हजारों लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटी। तो यहाँ से सरकार ने एक सीख ली और समझा कि भाई यह पोल्यूशन जो है वो तो बहुत ही घातक है, इनको रोकना चाहिए, और एक अपने आप में लेजिस्लेशन के साथ हुए आए थे। Government of India enacted the Environment Protection Act of 1996 under Article 253 of the Constitution. Yes, what does Article 253 says? Article 253 says that Parliament can initiate, can introduce, can implement any type of law which is in public favor, which is in public interest. ठीक है,
राष्ट्र या प्रजाहित में संसद जो है वो कोई भी कानून का गठन कर सकती है, उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकती है अलग अलग सदनों में, उन्हें पारित करवाकर उनका अमलीकरण भी करवा सकती है। ये सत्ता आर्टिकल 253 के तहत पार्लियामेंट में निहित है। Purpose of the act is to implement the decision of United Nations Conference on Human Environment held at Stockholm in June 1972. Yes, क्योंकि देखिए जैसे मानव जो प्रक्रिया है, जो मानव की जो आर्थिक प्रक्रिया, वित्तीय प्रक्रिया, वो जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी असर जो है या उसके जो रिपरकशन है वो एनवायरमेंट के ऊपर पड़ने लगे, पर्यावरण के ऊपर पड़ने लगे। और यहाँ मात्र भारत ही अकेला पीड़ित देश ऐसा नहीं है, पूरा विश्व आज प्रदूषण से पीड़ित है, पूरा विश्व। जिनमें जो ज़्यादा औद्योगिक कंट्रीज है, जो ज़्यादा एडवांस्ड कंट्रीज है, वहाँ ज़्यादा प्रदूषण है। जो कम इंडस्ट्रियल नेशंस है वहाँ कम प्रदूषण है, क्योंकि वहाँ अपने आप में डेवलपमेंट ग्रोथ ही कम है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम रहेगी। व्हीकुलर एमिशंस एक दूसरा प्रश्न हो गया है आज के दिन। ठीक है, तो यहाँ सारा का सारा विश्व जो है वो इस समस्या से पीड़ित है। और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, इससे छूटने के लिए यूनाइटेड नेशंस, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पटल है, बहुत ही बड़ा पटल है, जिनमें विश्व के अधिकांश राष्ट्र उनके सभ्य है, तो इनके द्वारा सबसे प्रथम बार यह प्रण लिया गया, यह रिजोल्यूशन लिया गया। और उसमें बताया गया कि भाई अब ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट ह्यूमन्स के लिए ज़रूरी है, ह्यूमन्स के लिए एडोप्टिव है, उनको हमें बचाए रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उस बाजू देखेंगे नहीं, एनवायरनमेंट की बाजू, और मात्र ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर ही फोकस करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो ह्यूमन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वही चला जाएगा। पैसे रहेंगे हमारे पास, मगर एनवायरनमेंट जो है स्वस्थ हवा है वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ एक पॉलिसी टर्न हमें देखने को मिल रहा है पूरे वैश्विक स्तर पर, और वो था जून 1972 की यह सभा, स्टॉकहोम की सभा थी। They relate to the protection and improvement of human environment and prevention of hazards to human beings, other living creatures, plants and property. Yes, ये एक प्रकार से ह्यूमन एनवायरनमेंट को बचाने का, उसे सुधारने का कार्य कर रहे हैं। या ये कानून का जो उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून का, या आप कह लीजिए रिजोल्यूशन का, कानून तो नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता, बिकॉज इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मगर यह रिजोल्यूशन है और यह रिजोल्यूशन का यही ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट को बनाए रखे, ऐसे हैजार्डियस एलिमेंट्स को रोके जो कि न केवल ह्यूमंस को मगर अगर अदर एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज को भी अगर नुकसान कर रहा है तो उनको भी हमें रोकना चाहिए, उनके उपयोग को रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है कुछ इसके बैकग्राउंड की। सरकार को सीख मिली यूनियन कार्बाइड की ट्रेजेडी से 1984, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से हम लोग जानते हैं, और वहाँ से सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए, यहाँ ह्यूमन एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाया। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दे आर हाईलाइटेड इन 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स। सबसे प्रथम कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द ह्यूमन एनवायरनमेंट। यस, जो मानव पर्यावरण है, जो जरूरी है, उसे पहले तो रक्षित करना और उसे सुधारना। टू प्रिवेंट द hazards to human beings, other living creatures, plants and property. यस, कोई भी किस्म का जोखिम जो कि पर्यावरणिक हो या पर्यावरण संबंधी हो, इन्हें रोकना है। ठीक है, कोई भी ऐसा हैजार्ड्स हो, इन्हें चेक करना है, या आप कह सकते हो कि इन्हें बार करना है। ठीक है, तो ये 2 मुख्य उद्देश्यों के साथ यह कानून लाया गया था। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, जैसे हम आमतौर पर देखते हैं, अधिकांश कानूनों की शुरुआत जो है वो वैज्ञानिक व्याख्याओं से, अवधारणाओं से होती है। तो यहाँ भी हमें कुछ डिफिनेशंस मिलेगी और फिर धीरे धीरे जो है इनके जो प्रोविजंस है वो प्रोसीड करेंगे। डेफिनेशंस में it includes water, air and land and its interrelation which exist between water, air and land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms and property. ठीक है, तो ये एक प्रकार का जो अंतर संबंध है, ठीक है, जो कि वाटर, एयर और लैंड में रहने वाले जीवों के बीच में है, ये पहले तो उनके ऊपर प्रकाश करता है। दूसरा, power of the central government. The central government has the power to take all such measures to protect and improve the quality of the environment and to prevent, control and abate environmental pollution. ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास संपूर्ण सत्ता है कि किसी भी किस्म के प्रदूषण को रोकने के लिए वो किसी भी प्रकार का कदम उठा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई हानि नहीं है। टू प्रिवेंट, कंट्रोल और अबेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार कोई भी जो है कदम उठा सकती है। The measure includes coordination by actions by the state government, officers and other authorities, planning and execution of a nationwide program,
for the prevention, control and abatement of environmental pollution, laying down standards for emission or discharge of environmental pollution from various sources. ठीक है, so this para is simply talking about the functions which are regarded the powers which are in context to central government. ठीक है, जिनमें कोऑर्डिनेशन करने का एक पावर है between the state governments and related authorities and officers regarding environmental pollution. फिर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करना है नेशन वाइड प्रोग्राम्स के, जिनमें पूरे देश के जो है वातावरण को अच्छा करना है, पूरे देश में से प्रदूषण को कम करना है. फिर एक ऐसी सूची जारी करना कि जो हजार्डियस एफ्लुएंट्स है, जिनको सीधा विदाउट ट्रीटमेंट, प्रायर टू ट्रीटमेंट पब्लिक वाटर रिसोर्सेज में, पब्लिक वाटर बॉडी में डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, उसकी एक सूची भी यहाँ प्रदान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, अर्थात ये उनका एक कार्य है. प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ए नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन, वो हमने देख लिया. एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस एंड वेरियस सोर्सेज आर आल्सो रेगुलेटेड. ठीक है, तो कुल मिलाकर पहले तो आइडेंटिफाई करना कि किन किन चीज़ों से पोल्यूशन हो रहा है, फिर उन आइडेंटिफाइड चीज़ों के ऊपर लगाम लगाना, उसको नियंत्रित करना, उसे रेगुलेट करना, ये सारी सत्ताएं इस कानून ने केंद्र सरकार को दी है. अब तीसरे में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स. द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट ऑफिसर्स विद सच डेजिग्नेशन एज इट थिंक्स फिट फॉर दिस एक्ट एंड मे एंट्रस्ट टू देम सच पावर्स एंड फंक्शंस अंडर दिस एक्ट एज इट मे डीम फिट. यस, तो पूर्ण रूप से यहाँ सत्ता जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है कि वे उन्हें जिस तरीके से ज़रूरी लगे उस तरीके से किसी भी व्यक्ति या किसी भी पद के जो है अफसर को यहाँ बिठा सकती है और उनके हाथ में कुछ सत्ताएं दे सकते हैं, ताकि यह जो है पूरे कानून का कार्यान्वयन अच्छी तरीके से किया जा सके. सो दिस ऑल पावर वेस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट. चौथा बिंदु कहता है पावर टू गिव डायरेक्शन, यानी कि दिशा निर्देश की सत्ता. द सेंट्रल गवर्नमेंट में इश्यू डायरेक्शंस इन राइटिंग टू एनी पर्सन, ऑफिसर और एनी अथॉरिटी, एंड सच पर्सन, ऑफिसर, अथॉरिटी शैल बी बाउंड टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शंस. यस, तो यह कानून के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इस जो है क्षेत्र के जुड़े कोई भी व्यक्ति या कोई भी अफसर को, कोई भी संस्था या कोई भी ऐसे संगठन को दिशा निर्देश जो है वो घोषित कर सकती है, उन्हें बता सकती है, और ये दिशा निर्देश का पालन इन स्टेक होल्डर्स के द्वारा आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए. ये भी बात यहाँ इस कानून में ही की गई है. तो कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने आप में एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अधिक सत्ताएं मिली हुई है. पांचवें बिंदु पर रेगुलेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात की गई है. द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक्स रूल regarding the standards of quality of air, water or soil for various areas and purposes, maximum allowable limit of various environmental pollutants, procedure and safeguard for the handling of hazardous substance, prevention of accidents, etc. ठीक है, तो यहाँ सरकार एक तरीके से पूरी की पूरी जो मार्गदर्शिका है वो जाहिर कर सकती है, जिनमें hazardous जो चीज़ें होती हैं उनको डिस्चार्ज कैसे करना, उनकी ट्रीटमेंट कैसे करना, उससे रिलेटेड माहिती होती है. साथ ही में कैसे जो है मिनिमम जो पोल्यूटेंट लेवल्स है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो सोइल हो, चाहे वो जो है वाटर हो, तो उनके क्या रहेंगे वो भी यहाँ सरकार तय कर सकती है और घोषित कर सकती है. ठीक है, प्रोसीजर्स, सेफगार्ड्स टू बी फॉलोड, ये सारी चीज़ें सरकार जो है वो अपने आप बना सकती है. नो पर्सन कैरिंग on any industry operation or process shall discharge or emitted by environmental pollutants in excess of such standard. Yes, और यह स्टैंडर्ड का उल्लंघन किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए. अगर हुआ तो वो एक अपराध गिना जाएगा. नो पर्सन shall handle any hazardous substance except in accordance with such procedure. Yes, कोई भी व्यक्ति किसी भी hazardous substance के साथ डील नहीं कर सकता. डील इन द सेंस जो है उसे यहाँ जो प्रोसीजर, पूरी जो सिक्योरिटी प्रक्रिया जो पूरी निहित है उनके तहत ही उसे हैंडल करना पड़ेगा, उसे मैनेज करना पड़ेगा. उनका प्रबंधन, प्रशासन रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ नहीं किया जा सकता कोई भी ऐसी hazardous सब्सटेंस या ऐसा एलिमेंट्स का. 8th बिंदु में कहा गया है कि फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द अथॉरिटी whether the discharge of any environmental pollutant in excess of the prescribed standard occurs or in apparent to occur, the person responsible for such discharge and the person in charge of that place at which such discharge is occur is bound to initiate the fact of such occurrence or apprehension of such occurrence and render all assistance to such authority or agencies as may be prescribed. Yes, तो यहाँ एक प्रकार से in case of violation of central government rules, in case of violation of central government rules, जो उस पर्टिकुलर एरिया का जो इंचार्ज व्यक्ति होगा इस कानून के तहत, वो पूरा मुआवजा लेगा, वो पूरी बात को समझेगा, पूरे मामले को देखेगा एंड अपनी रिलेवेंट, अपनी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को वो रिपोर्ट करेगा. सो दिस इज द प्रोसीजरल प्रोविजन.
फिर दे शुड ऑल्सो कोज सच रेमेडियल मेजर टू बी टेकन एज आर नेसेसरी टू प्रिवेंट और मिटिगेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, जो है हुआ नहीं है अभी मगर फिलहाल चल रहा है, तो इन दैट केस दे कैन टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट और टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर पोल्यूशन इमीडिएटली। यानी कि रेमेडियल मेजर्स के पावर भी यहाँ उनके पास रहता है, जो कि इंचार्ज ऑफिसर होता है। फिर 9वें बिंदु में पावर्स ऑफ द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट की बात की गई है। तो कुछ सत्ताएं उनको निहित है, क्योंकि अगर सत्ताएं नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स दोनों हुए हैं, जिनमें सबसे प्रथम है द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट ऑफिसर्स विच इज suitable designation and entrust them with a power to enter, inspect any equipment, industrial plant, record, register, document or any other material object or search any building in which possibly an offense under this act might have been committed. Yes, तो यहाँ अगर उनको एक बार शक हो गया तो in that case they can actually investigate the place। ठीक है, उनको इस कानून के तहत सत्ता मिली हुई है। उनको मालिक जो है किसी भी फैक्ट्री यूनिट का, किसी भी ऐसे जो है कमर्शियल यूनिट का, वो भी उसे मना नहीं कर सकता। दे आर एक्चुअली हैविंग एक्सक्लूसिव पावर्स फॉर सर्च एंड सीजर। फिर ही और शी is also empowered to seize any such equipment, industrial plant, record, register, document or other material object if he has a reason to believe that it may furnish evidence of the commission of an offense punishable under this act or the rules made thereunder, or that such seizure is necessary to prevent or mitigate environmental pollution। Yes, तो यहाँ कुल मिलाकर यहाँ जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास सत्ताएं होती है, जो कि इन्वेस्टिगेट तो कर ही सकते हैं, सर्च तो कर ही सकते हैं, मगर सीजर भी किया जा सकता है इन दैट केस कि जब वे सेटिस्फाई हो कि यहाँ एक प्रकार से जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के जो रूल्स है, जो उनके जो है कानून के प्रावधान है, वेदर एक्ट और प्रोविजन और रूल्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, उनका उल्लंघन हुआ है, अगर उनको लग रहा है, देन इन दैट केस दे हैव अ पावर टू सीज सच एविडेंस। फिर power to collect sample. The central government or an officer appointed by it is empowered for collection of the samples of air, water, soil and other substance from any factory, premises or another place as prescribed by the procedure। Yes, तो उनके पास सैंपल लेने का भी अधिकार है, वे सैंपल ले सकते हैं। फिर उसका लैब टेस्ट होगा और मालूम पड़ेगा कि भाई जो क्वालिटी है वो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होगी तो उनके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाएंगे। फिर 11वें बिंदु पर एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज की बात की गई है, जिनके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज और रिकॉग्नाइज वन और मोर लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट एज एनवायरमेंटल लेबोरेटरी टू कैरी आउट द फंक्शंस एंट्रस्टेड टू दिस टाइप ऑफ लेबोरेटरी एंड स्पेसिफाई देयर फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। यस, तो इस कानून के तहत सबसे प्रथम तो एनवायरमेंटल लेबोरेटरी पर्यावरणीय औषधशाला का निर्माण करने का प्रावधान है। साथ ही उन्हें क्या करना है, उनका क्या उपयोग रहेगा, वो सारी चीजें भी इस कानून में दे दी गई है। तो इस प्रकार से सरकार जो है वो ऐसी वैधशालाओं का निर्माण भी करवा सकती है या उनके द्वारा किया जाएगा। फिर पेनल्टी की बात है, जिसमें कहा गया है कि इट कैन एक्सटेंड अप टू 5 years फॉर अ ब्रेच ऑफ एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट विथ फाइन विच में बी एक्सटेंडेड अप टू 1 lakh और विथ बोथ, एंड इन केस द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज विथ एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹5,000 एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर और कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ ये बात हमें देखनी है, जो जेल है वो 5 वर्ष तक एक्सटेंड हो सकती है विथ फाइन ऑफ ₹1 lakh। ठीक है, और अगर कंटिन्यू हुआ तो ये सारी चीज़ें जो है वो डबल हो जाएगी। जो सज़ा है जेल की, जो हिरासत की सज़ा है वो 10 वर्ष तक की हो सकती है, और यहाँ फाइन जो है वो भी डबल हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ 13वां बिंदु कहता है कि रूल्स टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सून एज इट मे बी मेड आफ्टर बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वाइल इट इज इन सेशन। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि इस कानून के तहत जो नियमों का निर्माण अलग अलग केंद्र सरकारों के द्वारा किया जाएगा, उनको जल्द से जल्द, जैसे ही नियम बन जाए तो जल्द से जल्द उन्हें टेबल्ड करना पड़ेगा इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। हालांकि इनके ऊपर कोई वोटिंग नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी किस्म का कानून नहीं है, इसको पारित नहीं करवाना है, मगर अपने आप में इसके ऊपर चर्चा दोनों ही सदनों में जरूर होगी और फिर बाद में इसका अमलीकरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो कि यहाँ में इस कानून के प्रावधानों के बारे में देखनी थी। अब एक बाजू इसके आलोचना के बिंदु है, दूसरी बाजू इसके महत्व की चर्चा है, जिनमें आलोचनात्मक बिंदु में प्रथम बिंदु कहता है, अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स द एक्ट फॉल्स शॉर्ट इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। यस,
कुछ विद्वानों के अनुसार भले ही इतना अच्छा कानून बना है, इतने अच्छे प्रावधानों के साथ है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं यह कानून छोटा साबित हो रहा है, यह कानून असक्षम साबित हो रहा है जो है पर्यावरण को बचाने के लिए या पर्यावरण की गुणवत्ता जो है उसको सुधारने में। ये प्रथम आलोचना। दूसरा, पेनल्टी शुड बी मेड मोर स्ट्रिंजेंट एंड ऑफेंसेस शुड बी टेकन सीरियसली। यस, जो पेनल्टीज है, ठीक है, उसे और कठोर बनानी है, सजा के प्रावधानों को और कठोर बनाना है और उनके अप्रोप्रिएट इफेक्टिव अमलीकरण की बात करनी है। एंड करंट एक्ट डज नॉट टॉक अबाउट पोल्यूशन ए सिविल ऑफेंस। ठीक है, जो पोल्यूशन है उसे कोई दीवानी गुनाह हाल का जो कानून है वो नहीं कहता, और इसीलिए इस कानून में कुछ सुधार की जरूरत है जिनके तले इसे एक सिविल ऑफेंस, मैं तो कहता हूँ सिविल नहीं बल्कि एक क्रिमिनल ऑफेंस ही इसे जाहिर कर देना चाहिए। तो ये इसके कुछ आलोचनात्मक बिंदु है। अगर ऐसा किया जाएगा, इसे दीवानी या आपराधिक जो है आप कह लीजिए कि उस रूप में देखा जाएगा, तो यहाँ जो पेनल्टीज है उनको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफेंस है वही कम होंगे, बिकॉज दे विल बी कैलकुलेटेड एज ए सिविल और ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो उनके अपना आप ही जो सजा के प्रावधान है वो इतने कठोर रहेंगे कि गुनाह कम से कम होगा। ठीक है, तो ये कुछ इसकी आलोचना की बातें हैं। ऑन द अदर साइड वी हैव इट्स इंपॉर्टेंस टू, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है एक्ट एज अ फाउंडेशनल स्टेटस among all environmental act as it provides for a broad line protection of the environment. Yes, it is a foundational status among all environmental act. भारत की जितनी एनवायरमेंटल एक्ट है वो सारी इसमें निहित है। ठीक है, यानी कि यह एक फाउंडेशन स्टोन है, यह एक नींव है, और जिनकी बदौलत अलग अलग पॉल्यूशन रिलेटेड कानून भारत में आज बने हैं, आज अमल में है। दूसरे बिंदु पर कहा गया है एक्ट एम्पावर्स अथॉरिटी टू पेनलाइज ऑफेंडर्स एंड क्लियरली डिफाइंस वेरियस ऑफेंस। यस, अथॉरिटी को यह कानून संपूर्ण सत्ता देता है कि भाई वो किसी भी जो है गुनाह का किसी भी जो है गुनाह में सजा वे दे सके। तो ये बात यहाँ की गई है। एंड ये भी कहा गया है कि कुछ गुनाहों को यहाँ स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है, कुछ गुनाहों की यहाँ स्पष्ट रूप से परिभाषाएं हमें मिल रही है। फिर एक्ट मेड एनवायरमेंट ए सीरियस इश्यू। यस, यह कानून ने एनवायरमेंट को एक सीरियस इशू बनाया है जो कि आज के समय की मांग है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। एंड लास्टली एक्ट ऑल्सो laid प्लेटफॉर्म फॉर स्टडिंग, प्लानिंग, implementing long-term requirements of environmental safety and laying down a system for speedy and adequate response to situations threatening to environment. Yes, तो यहाँ इस कानून ने यह क्षेत्र संबंधी प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवेल्युएशन की प्रोसेस को तो सिंप्लीफाई किए ही किया, मगर एक पब्लिक कंसाइज में एक जो है आप कह सकते हो कि एक अवेयरनेस उत्पन्न की है, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ ही में एक स्पीडी जो है रिफ्लेक्स एक्शन का भी प्रावधान किया है इन केस ऑफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। तो अपने आप में यह मल्टी डायनामिक कानून है जो कुछ सुधारों के साथ और बेहतर बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यह आज का कानून था। अब इस कानून के बाद इस पुस्तिका में कुछ अपेंडिक्सेस है जिनमें रूल्स की बात की गई है, जिनमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रूल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इन केस आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वी विल नॉट गो थरली, मगर मैं आपको बताता चलूँगा कि भाई किस तरीके से यह रूल्स जो है वो कार्य करते हैं। तो यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, किस तरीके से सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, एक जो है अलग बक्से में इकट्ठा करना है, उसकी ट्रीटमेंट भी कुछ अलग होगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ निहित है। ई वेस्ट मैनेजमेंट, उसको भी एक अलग डब्बे में सेग्रीगेट करना है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल वेस्ट को डंप नहीं करना है, उसे फिर से जितना रिसाइकल हो सके उतना रिसाइकल करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ निहित है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में। फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है, जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, जैसे हमें मालूम है कि आज हमारी लाइफ जो है वो पूर्ण रूप से प्लास्टिक डिपेंडेंट हो गई है। तो यहाँ किस किस्म के प्लास्टिक को किस तरीके से डिस्पोज किया जाए, किस प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाए, वो सारी चीज़ें, वो सारी माहितियाँ यहाँ इस पैरा में मौजूद है। फिर हजार्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट विच डील्स इन सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स, हजार्डियस केमिकल्स फॉर ह्यूमन बींग्स एंड फॉर एनिमल्स एज वेल, एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है, किस तरीके से उसे डिस्पोज करना है, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, यस, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जो कचरा है जो हॉस्पिटल से उत्पन्न होता है उनको कैसे मैनेज किया जाए, उस बारे में यहाँ पूरी चर्चा दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। और आज के समय में तो बायोमेडिकल वेस्ट का जो
पूरा मामला है वो बहुत ही आप कह सकते हो कि ट्रेंडिंग है, क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि कोरोना महामारी जब से आई तब से जो हॉस्पिटल्स है वे जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट उत्पन्न करने लगी, सर्जन करने लगी, जिनमें मास्क भी शामिल है, हैंड ग्लोव्स भी शामिल है, पीपी किट्स भी शामिल है, सिरिंजेस शामिल है। ठीक है, आज जो वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है तो उसमें प्रति एक व्यक्ति को एक नई सिरिंज से इंजेक्ट किया जाता है, फिर बाद में वो सिरिंज जो है वो कचरा हो जाती है, तो दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट। उनको कैसे प्रबंधन करना है उसका, वो भी यहाँ सरकार ने दिया हुआ है ताकि पोल्यूशन जो है वो ना हो। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन जो इमला है उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, उसकी भी यहाँ रूपरेखा सरकार ने दी हुई है। वेटलैंड रूल्स, भारत में कुछ वेटलैंड है तो वहाँ किस किस्म की प्रवृत्तियों को बाध किया है ताकि पोल्यूशन ना हो, वो भी यहाँ में दिया गया है। ठीक है, फिर एक अवधारणा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये नई अवधारणा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके तहत कोई भी ऐसा प्लांट हो, कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, कोई प्रोजेक्ट हो, ठीक है, तो उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो एक असेसमेंट है, वो अब एक सर्टिफिकेट यहाँ कोई भी ऐसे नए स्टार्टअप्स को या नए अच्छा जो है ऐसी एस्टेब्लिश्ड यूनिट्स को लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में वे पारित नहीं होते, EIA जिसे संक्षिप्त में कहते हैं, अगर वे पारित नहीं होते तो उन्हें कार्य करने की परवानगी या जो है उन्हें कार्य करने का परवाना नहीं दिया जा सकता। दे कैन नॉट बी ग्रांटेड परमिशन टू अंडरटेक देयर एक्टिविटीज इफ दे आर नॉट एलिजिबल इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये काफ़ी सारे बिंदुओं को साथ में लेकर उसके रिपरकशंस, उसके जो फुटप्रिंट्स है, ठीक है, उन सारी चीज़ों के कैलकुलेशन कर कर एनवायरमेंट के लिए कितना जोखमी है वो यहाँ बताया जाता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो उसके भी नोटिफिकेशन 1994 से आ रहे हैं, आज तो नया नोटिफिकेशन चल रहा है 2020 का, ये 2006 का है, फिर ये है 2020 का। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट विथ सम अमेंडमेंट्स इन फंडामेंटल्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये सारी चीज़ों के स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और आराम से चीज़ों को वन टाइम पढ़ सकते हैं, ताकि आपको मालूम पड़े कि कैसे सरकार जो है वो ऐसे रूल्स की मदद से चीज़ों को गवर्न करती है, रेगुलेट करती है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों को। तो आज आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम यहाँ हमारे इस उपाख्यान को समाप्त करते हैं। आप आपके सजेशंस दे सकते हैं, आपके रिएक्शंस दे सकते हैं, आपके डाउट्स, वी वेलकम योर डाउट्स एज वेल। साथ ही हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए एंड सजेस्ट कीजिए। जो है कोई भी डाउट्स है वो भी आप बिल्कुल बिना संकोच हमें बता सकते हैं, हम आपको संतुष्ट उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट UPSC। जय हिंद।